नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मिशन इलेक्शन पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 और 6 जून को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की समीक्षा बैठक बुलाते नजर आए। इस बैठक का फोकस 2022 में होने वाले 6 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर होने वाला है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल है। पंजाब को छोड़कर बाकी 5 राज्यों में भाजपा की सरकार मौजूद है। बैठक में चुनावों को लेकर और ज्यादा हालातों से उबरने के लिए रणनीति इस दौरान तैयार करते नजर आएंगे। यही वजह है कि इस बैठक से पहले नड्डा ने सभी संगठन मंत्रियों से अलग अलग राज्यों की समीक्षा भी करवा ली है। आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के हालातों का जायजा लेने के बाद भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे। नड्डा को उन्होंने यूपी की सियासत और संगठन की रिपोर्ट सौंप दी है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सरकार संगठन में बड़े बदलाव नहीं होने वाले हैं। योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा चुनाव। योगी कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। बीएल संतोष ने जेपी नड्डा को कल सौंपी थी रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ में 3 दिन तक चला था बीजेपी का मंथन। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीएल संतोष संगठन महामंत्री राजधानी में मौजूद थे और राजधानी में मौजूद रहने के दौरान उन्होंने अलग अलग लोगों से, अलग अलग मंत्रियों से, सांसदों से अलग अलग बैठक करी थी। उसमें वो तमाम लोग जो बागी थे वो भी शामिल थे, जो नाराज थे वो भी शामिल थे। सभी किसी को मिलने के लिए संगठन महामंत्री ने बुलाया था, तो किसी ने मिलने का समय मांगा हुआ था। लेकिन इन तमाम चीजों का लबोलुआब क्या है, रिपोर्ट सौंप दी गई है और उसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि कोई संगठन में बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अनिल क्यांकुर जी जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें और कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ तो बड़ा हो सकता है यूपी के अंदर, फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार का जिक्र हो रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि संगठन के अंदर कोई बदलाव होगा। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बता दूं कि जिस तरीके से देश की सियासत में मोदी ब्रांड है, वैसे ही योगी ब्रांड भी बन के उभरा है। और अभी आरएसएस की चली मैराथन बैठक, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चली मैराथन बैठकों में लगातार एक से उन्होंने 1 to 1 बात की। उसके बाद निश्चित रूप से इस संघर्ष निष्कर्ष निकला है कि कहीं ना कहीं योगी के बगैर चुनाव करा जाना एक कठिनाई का सब्जेक्ट होगा। तो निश्चित रूप से अभी मान लिया गया है कि योगी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव 2022 वाला विधानसभा चुनाव योगी के नेतृत्व में होगा और योगी के नेतृत्व में होने वाले चुनाव की तैयारियां उसी आधार पर की गई। अभी 1 मिनट पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने खड़ा हूं। 1 मिनट पहले इसके बगल में लोक भवन जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, अभी मुख्यमंत्री का काफिला यहां से गुजरा और लोक भवन गया हुआ जहां पे मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहां पे गया। निश्चित बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो योगी के नेतृत्व में जो इसमें चुनाव की संभावनाएं हैं वो उन्हीं के नेतृत्व में होंगी। और अभी जो जिस तरीके से योगी मूवमेंट कर रहे हैं, अभी आपने बताया कि यहाँ पे गए हैं तो कोई अहम बैठक उनकी होने वाली है। अभी बैठक, क्योंकि आज उनका जो कार्यक्रम प्रस्तावित था वो गोरखपुर में था, गोरखपुर के कार्यक्रम को उन्होंने निरस्त कर दिया और उन्होंने अचानक ये कार्यक्रम निरस्त करने के बाद लखनऊ में बैठक बुलाई है। तो योगी की जो एक्सरसाइज करने की जो क्षमता है, जो उनका काम करने की क्षमता है, निश्चित रूप से वो बहुत ही उल्लेखनीय है। इसमें तमाम लोग यही कहते हैं कि अलग मेहनत के मुकाबले में, चाहे वो बीमार की हालत में रहे हो, पिछले दिन उनको कोरोना हुआ था तब भी वो मेहनत करते रहे। कोरोना होने के बाद और ठीक होने के बाद उन्होंने प्रदेश भर के दौरे किए। तो जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पे उन्होंने मेहनत करना शुरू करी और उन्होंने जो अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपनी, लेकिन सियासत काम से ज्यादा ग्राउंड जीरो पर अर्जन का मादा देखती है और मेरे ख्याल में शायद महामंत्री को, संगठन महामंत्री को वो मादा योगी में नजर आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। कैबिनेट विस्तार की जो अटकलें हैं वो अभी भी जारी है।
तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के साथ में वर्चुअल वार्ता करी। इस वार्ता में उन्होंने कोरोना की तैयारियों और स्थिति की समीक्षा करी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि महापौर और पार्षद कोरोना की तीसरी लहर के प्रति लोगों को जागरूक करें। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सभी ने कोरोना के खिलाफ प्रदेश की लड़ाई को मजबूती से लड़ने में अपना योगदान दिया है, वो बेहद सराहनीय है। सीएम योगी ने कहा कि संक्रामक बीमारियों को रोकने में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का विशेष महत्व है। सप्ताह में कम से कम 2 से 3 दिन फॉगिंग जरूर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार पहले दिन से किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सरकार में आते ही 86 लाख किसानों को 1,35,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया था। सीएम योगी ने किसानों के आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह आंदोलन केवल जिद के आधार पर चलाया जा रहा है। जनता खुद समझती है, जानती है कि किसान नेता किसके राजनीतिक टूल्स बने हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि यह समझने की जरूरत है कि किसान नेता किसका मोहरा बने हुए हैं। क्या ये सचमुच किसान आंदोलन है? जब देश के एक एक नागरिक को बचाने की मुहिम चल रही है तो कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, और उन्होंने साफ तौर पर एक बार फिर से टूल का जिक्र किया और कहा कि लोग समझते हैं, जनता जानती है कि किसान आखिरकार मौजूदा वक्त में किसके टूल बने हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कानपुर की होगी। कानपुर देहात में तड़के एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रायपुर स्थित जीपीएल पॉली प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों और मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई है। कई मजदूरों ने फैक्ट्री की दीवार से छलांग लगाई और अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आनन फानन में दमकल कर्मियों की सूचना दी गई। मौके पर 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं और आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक इस भीषण आग में करोड़ों का सामान जलकर खाक हो चुका था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गौरव शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ये आग किन कारणों से लगी, अभी तक क्या ये पता चल पाया है? देखिए पूजा, आपको बता दें कि अकबरपुर कोतवाली के रायपुर या औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर एक जीपीएल पॉलीप्लैक्स प्लास्टिक कंपनी है, जहाँ पर अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। मजदूर जो अंदर काम कर रहे थे, जैसे उन्हें जानकारी लगी वो घबराकर भागने का प्रयास करने लगे और लगभग 10 जो है दमकल की गाड़ियां यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास कर रही है। और अभी भी हम आपको दिखा दें कि एक और दमकल की गाड़ी जो आई है वो जो है अभी भी अंदर जाने का प्रयास कर रही है, किसी तरीके से आग को काबू पाया जा सके। आपको बता दें कि आग किस कारणों से लगी अब तक इसका पता नहीं चला है। लगभग करोड़ों रुपए के नुकसान होने की जताई जा रही है। एक और भी है जो है दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है, जो आग पर नियंत्रण पाने की काबू कर रही है। हमारे साथ अन्य लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कारण रहा, आग लगी, कैसे क्या हुआ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा राहुल नाम है। ये आग किस तरीके से लगी, क्या जानकारी हुई? किस तरीके की आग? सुबह के टाइम रोड से निकल के जा रहे थे तब देखा तो काफी तेज आग लग रही थी। कुछ मजदूर भी इसमें फंसे होंगे, क्या कुछ देखा आपने? मजदूर सब बुझाने में लगे थे सब लोग। तो जिस तरीके से पूछा, यहाँ के आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि निकलकर यहाँ से जा रहे थे और आग जो थी वो बड़ी विकराल थी, भयानक थी। यहाँ जो मजदूर काम करने वाले थे वो फंसे थे। मौके पर तो पहुंची पुलिस और फायर टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया और मौके पे अभी भी जो फायर फाइटर है वो लगे हुए हैं। पूरी तरीके से आप देख सकती तस्वीरों में, अभी लगातार वो आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ जो है यहाँ के फायर फाइटर भी, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या क्या कुछ निकल के आया, कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पे? देखिए फायर फाइटर ने साफ तौर पर बताया कि वो अभी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, बखूबी किसी तरीके से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं और अन्य जो उनके अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। जी पूजा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। यह आग वाकई बेहद भयानक है और नुकसान लगभग लाखों में हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 99 लोगों की मौत के बाद सरकार ने आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने गुरुवार को 10 उप आबकारी आयुक्तों के तबादले एक साथ कर दिए।
इससे पहले अलीगढ़ में पुलिस महकमे में भारी फेरबदल हुआ था, जिसमें जिले में एक दिन के अंदर ही 514 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया था। ये पुलिसकर्मी वर्षों से एक ही थाने में जमे हुए थे। माना जा रहा है कि लंबे समय तक जमे पुलिसकर्मियों का क्षेत्रीय शराब माफिया और तस्करों से कोई ना कोई कनेक्शन बना रहता है। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके साथ ही 13 मेडिकल अफसरों के तबादले भी किए गए हैं। ये सभी ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के अफसर हैं। इनमें से 4 मेडिकल अफसरों को अलग अलग जिले का चीफ मेडिकल अफसर यानी कि जो सीएमओ है वो नियुक्त किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, 2 बड़े मसले इस समय देश के अंदर चल रहे हैं, वो एक है कोरोना, दूसरा है शराब, और दोनों ही मसलों पर एक्शन लेते हुए बड़े लेवल के उच्च अधिकारियों का यहां पर तबादला, ट्रांसफर पोस्टिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। देखिए पूजा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से अलीगढ़ का जो शराब कांड हुआ उसमें कहीं न कहीं सरकार गिरी और लगातार इस वजह से आपने देखा कार्रवाई का दौर भी शुरू हुआ। अब जाके जो वहां का रैकेट था या सक्सेस कहा सकता है कि किस तरीके से जो अधिकारी थे, शराब अधिकारी वो उनकी मिली भगत थी, तो कहीं न कहीं कार्रवाई होना लाजमी थी। पूजा, और उससे भी बड़ी बात बताऊंगा, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। उसी की तहत देखा गया कि जिन जिन जिलों में कोरोना काल में लापरवाही बरती गई है, वो चाहे वैक्सीनेशन को लेकर के हो या फिर दौरे में वहां पर अस्पताल में पहुंचे कमियों को लेकर के हो, लगातार वो ट्रांसफर सीएमओ के भी किए गए। और अभी जानकारी मिली है कि देर रात 5 जिले के डीएम भी बदल दिए गए हैं। यानी वो जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का जिलों का दौरा था, अब उन्होंने सबसे पूरी हकीकत जानी है, जमीनी हकीकत की जिलों में क्या हो रहा था, किस तरीके से लापरवाही बरती गई है और किस तरीके से उसका नतीजा भी सामने आ रहा है। यानी कहा जा सकता है कि शराब विभाग के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें कहीं न कहीं तबादले हुए हैं। तो अब जाके डीएम जो 5 जिलों के बदले गए हैं। पूजा, बिल्कुल, 5 जिलों के डीएम भी बदल दिए गए हैं, सीएमओ चेंज हुए हैं, साथ में आबकारी अधिकारियों में भी बदलाव हुआ है। यानी कि आमूलचूल परिवर्तन के साथ एक कोशिश है कि स्थितियां बेहतर हो जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में उठापटक शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने विरोधी गतिविधियों की वजह से 2 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया है। और 2 कौन? इनमें अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा से लालजी वर्मा और विधानसभा अकबरपुर से रामअचल राजभर को पार्टी से निष्कासित किया गया। दोनों ही बेहद अहम कैंडिडेट्स हैं, दोनों ही मायावती के करीबी बताए जाते हैं। तो वहीं आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक आजम शाह उर्फ गुड्डू जमाली को विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। आपको बता दें कि रामअचल राजभर और लालजी वर्मा पर दूसरे दलों के संपर्क में होने का आरोप है, जिस वजह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सख्त और कड़ी कार्रवाई दी है। इस कड़ी कार्रवाई के जरिए कहीं ना कहीं मायावती पार्टी के अंदर ये संदेश प्लॉट करना चाहती हैं कि कोई भी जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मौजूदा हालातों को देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों में हेरफेर लगातार जारी है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस में आगामी चुनावों के मद्देनजर ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में मशहूर शायर इमरान को प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। इमरान को कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन चुना गया है। आपको बता दें, ये नियुक्ति बेहद अहम मानी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस नियुक्ति के जरिए कांग्रेस इस क्षेत्र के अंदर जो माइनॉरिटी वोट्स हैं और मेनली उसमें मुस्लिम वोट्स को साधना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अब अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सफाई पेश करी है। रहमान बर्क का कहना है कि उन्होंने बीजेपी पर मॉब लिंचिंग और तमाम जो आपत्तिजनक आरोप लगाए थे जैसा कोई बयान नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने ये बयान मुल्क में जिस पार्टी की सरकार होती है, अच्छे कामों के साथ गलतियों के लिए भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सियासत में अपने वादों और बयानों से मुकर जाना इनकी पहचान है। शफीकुर रहमान पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। सांसद जी, गुनाह खताओं की बात है तो फिर आज वही चीज आ रही है कि भाजपा ने जुल्म किए हैं, गुनाह खता की बात हो रही है। लड़कियों से रेप वाला मामला आ रहा है,
क्या है सभी पूरा क्या कहा है आज आपने? मुझे कुछ पता नहीं इसमें क्या है। ये ना मैं इससे मुताल्लिक मैंने कभी कोई इस टाइप का कोई बयान दिया, ना मैं कहने के लिए मैं क्यों दूं इस टाइप का। अब कोई भाई गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी की भी आ जाए, तो गवर्नमेंट जो भी होती है तो गवर्नमेंट की उसकी पॉलिसी चलती है मुल्क के अंदर। तो अगर उसमें कोई आदमी गलत काम करेगा तो आदमी गवर्नमेंट को ही कहता कि भाई गवर्नमेंट इनकी गवर्नमेंट है, तो बहरहाल ये इसको रोक क्यों नहीं रहे। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में शनि जुड़ चुके हैं। शनि, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? शफीकुर रहमान तो रातों रात का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया, दिन में बयान दिया, रात में मुकर गए। जी पूजा मोहन, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के संबल से सांसद हैं और इनका विवादित बयानों से बहुत गहरा नाता है। कभी जो भी बयान देते हैं उसके कुछ देर बाद या कुछ समय के बाद ये पलट जाते हैं। ऐसे इस बार इन्होंने बयान दिया है। पहले बयान देते हुए पहले वैक्सीनेशन का विरोध किया, उसके बाद कहा मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, फिर कहते हैं कि जब मुझे जरूरत होगी, जब मुझे जरूरत महसूस होगी, जब मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। बयान देते देते साफ उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में जुल्म हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उसी के बाद कुछ देर के बाद में जो है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अपने बयान से पलट जाते हैं और साफ तौर पर कहते हैं, मीडिया के सामने पेश होकर के कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। राजनीतिक लोगों का इस तरीके से कहना, कभी कोई बयान देना उसके बाद अपने बयान को ही कहना तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, ये एक जनता भी समझ चुकी है कि राजनेता कुछ भी कह देते हैं, उसके बाद में कुछ भी पलट जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। जब उन्होंने अपने बयान पे सफाई पेश की तो उसके बाद जब अपना बयान दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस बयान पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? मसला ये है शनि, इस बयान पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले ही एसटी हसन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि शरीयत के साथ छेड़छाड़ करी गई है, इसी वजह से जो है ये आपदा देखने को मिली है। अब शफीकुर रहमान भी यही बात कहते नजर आए और उसके बाद हालांकि वो अपने बयान से पलट भी गए। जी मैं आपको बता दूं कि बयान से पूरी तरीके से पलटे हैं। उन्होंने साफ तौर पे अपने बयान से जब पलटे हैं तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस सरकार में जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं नफरत फैलाई जा रही है। डॉक्टर पर जब इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता में भी नफरत की बात जाती है। जब एक सांसद इस तरीके के बयानबाजी करेगा तो जनता में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैक्सीनेशन योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार का दावा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दें अपने देश के अंदर, लेकिन डॉक्टर पर जब इस तरीके का बयान देते हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा तो जनता के अंदर ये मैसेज आता है और जनता भी सोचती है एक सांसद प्रतिनिधि। ठीक है शनि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। तो शफीकुर रहमान का बयान है और शफीकुर रहमान फिलहाल अपने बयान से पलट चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल के डॉक्टरों पर लगा गैंगरेप का सनसनीखेज आरोप जांच कमेटी की तरफ से पूरी तरीके से निराधार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार रात पीड़िता के चचेरे भाई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया जिसमें पीड़िता कुछ लिखते हुए नजर आ रही है। पीड़िता ने लिखा, यहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं है, सब मिले हैं, कोई इलाज नहीं किया और गंदा काम किया। जिसके बाद पीड़िता के चचेरे भाई ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू करी। मामले की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एसपी सिंह ने 5 डॉक्टरों का पैनल गठित किया, जिसके बाद जांच रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पीड़िता के साथ किसी भी तरह की कोई ज्यादती नहीं हुई है। डॉक्टर अर्चना कौर फोरेंसिक मेडिसिन, गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर अमृता चौरसिया, मेडिसिन के एक डॉक्टर अरविंद गुप्ता और यहाँ का प्रमुख अधीक्षक, इतने लोग एक कमेटी बना दिया। इसके साथ साथ मैं कल ही सीएमओ के माध्यम से एक मेडिकल जांच भी करा दिया, क्योंकि मैं जरूर इस बात को चाहता हूँ, इस बात को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मामला क्या है। तो इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है। तो कोरोना काल के इस दौर में एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। नेताओं के कारनामे तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। दरअसल यहां सपा नेता शैलेंद्र यादव को न तो कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रहा और न ही समाज की चिंता। यहां एक और पार्टी के आला कमान प्रदेश सरकार पर लगातार ट्वीट करके हमले कर रहे हैं। अखिलेश यादव का जिक्र यहां पर हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के ये नेता समाजवादी गमछे के साथ अखिलेश यादव के गाने पर बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहे हैं।
जब वीडियो वायरल हुआ तो मामला एसपी दिनेश कुमार तक पहुंचा। मामले में कार्रवाई करते हुए एसपी ने कोविड गाइडलाइन का पालन न करने और अश्लील डांस करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि शैलेंद्र यादव वार्ड संख्या 17 जिला पंचायत सदस्य रेणु यादव के पति हैं, जिनको ना कोविड गाइडलाइन का ख्याल है, ना ही लोगों की जिंदगी से कोई वास्ता नजर आ रहा है। भैया से बात नाज हो, अब की बनाई अखिलेश जी के ताज हो। अखिलेश भैया से बात नाज हो, अब की बनाई अखिलेश जी के ताज हो। तो सवाल उठाने से पहले जवाब देना जरूरी है और इस बार जवाब देना पड़ेगा कि क्यों इस तरह के छुटभैया नेता ग्राउंड जीरो पर अपने ही नेताओं की फजीहत करवा रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।